يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم आमीन। الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरीके से हर साथी माशाल्लाह अभी तक मेरे तकरीबन 200 सेशन हो चुके हैं, सब मिला के सब चैनलों में। शुरू से जब से मैं ट्रेनिंग का सिलसिला सफर शुरू करा हूँ 2022 अगस्त से, तकरीबन टेलीग्राम चैनलों में से लेकर अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैप्सूल के एकेडमी पे ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर मेंबर अपने अपने, कोई बात नहीं, कोई आपको इवैल्यूएट नहीं करेगा, एक कुरान की खीरत से क्लास को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है सब हजरात को? जी अल्हम्दुलिल्लाह दिख रही। वेरी गुड। तो अभी आप जी जी अभी आप लोगों को आज वाली जो किताब जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना, आज 42 पेजेस से खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान है। मेरा वाला जो हिस्सा है पढ़ाने का बहुत आसान है, सेकेंड किताब इससे आसान है। तो आप लोगों को सिर्फ 28 जुलाई तक मेरे साथ आपको क्लासेस अटेंड करनी है। जो क्लास आज मैं ले रहा हूं उसको यूट्यूब में कल डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो मिस कर लिए रिवाइजन करना करें। 8वीं 9वीं क्लास को आप जरूर अटेंड करें, रिवीजन होगा, क्वेश्चन आंसर्स के मतलब जिस तरीके से आते हैं वो पूरा 100 200 250 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। और 10वीं क्लास आपकी रहेगी लाइव टेस्ट। जिस तरह से वो जैसे आप एग्जाम दे देंगे, अगले दिन ही आप कोई भी डेट ले लेना, टाइम ले लेना एग्जाम देके, और मुझे खुशी होगी कि आप तमाम लोग अपने अपने सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स हमारे एकेडमी में भेजेंगे। क्या भाई सब तैयार हैं भेजने के लिए? ओके चलो बिस्मिल्लाह करते हैं कि ये जो क्लासेस में हम, चाहे कोई भी लोग जुड़े इसमें, चाहे इंडियन मार्केट के जुड़े या फॉरेन मार्केट के जुड़े, यही तरीका होता है स्टॉक मार्केट का फंक्शनिंग का। तो आज की जो क्लास नंबर 4 अपनी इसमें वीडियो में जो 3rd क्लास हो रही है, यहाँ पे इसमें लग रहा है कि पहले सफर कैसे होता है, ट्रेडिंग की दुनिया में किस तरीके से शेयर्स आते हैं। तो पूरा आपको ये पेजेस पे जो मैंने हाईलाइट किया ना, उतना ही लिख लेना है, उतना ही याद करना है। बाकी का कहानी सिर्फ आप खामोशी से सुनते जाओ। जब भी कोई कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसको अपने कंपनी के एक्सपेंशन में बहुत सारा ढेर सारा सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करता है, कुछ हिस्सा यानी 10%, 15%, 20%, 30%, उस हिस्से को वो प्राइमरी मार्केट में निकालता है। तब यहां पे देखना है कि कोई भी कंपनी जब प्राइवेट से पब्लिक होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उसकी पूरी कहानी मैंने आईपीओ की मेरी वीडियो में बताया है। आपको यहां से क्या चाहिए, आपको यहां से ये मालूम होना है कि जब भी कोई कंपनी बोल रहा है कि भाई मुझे आप लोगों से पैसा चाहिए पब्लिक से, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर दे रहा है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर से वो आप लोगों को बोलेगा कि आप एप्लीकेशन फिल करो अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, और जितना स्टॉक मैं एक लॉट के जरिए से या एक 45 नंबर 50 नंबर जो मेन बोर्ड के होते हैं उतने ही वो देगा। एचएनआई को वो बोलेगा 3 लॉट अप्लाई कर लो, अलग क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या बोलते हैं उनके एजेंट्स को वो ज्यादा देगा। उस तरीके से वो अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स पब्लिक में लाना है वो इतने इतने कैटेगरी में निकालेगा। हम क्योंकि रिटेलर्स हैं, हम रिटेलर्स अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे और हम अपना पैसा जमा कर देंगे बैंक में। डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं करता, डीमैट अकाउंट में शेयर्स के लिए पैसे बाई करने के लिए जुड़े हुए थे। बट अपना जो डीमैट अकाउंट का जो लिंकिंग जो अकाउंट होगा बैंक अकाउंट, वहां से आपका पैसा होल्ड पे चला जाएगा। इसमें से आपको आंसर क्या आ सकता है, जब भी एप्लीकेशन की प्रोसेस, जब भी ये चीज जब खत्म हो जाएगी फॉर्म फिल करने का, 6 वर्किंग डेज लगते हैं आपके अगर अलॉटेड स्टॉक्स आपके अकाउंट में आने के लिए। बता रहा हूं दोबारा, जब पब्लिक इश्यू क्लोज हो गई यानी कि बिड का प्राइस
एप्लीकेशन का पूरा टाइम जब हो जाएगा, 6 दिनों में आपको शेयर्स आपके CDSL में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? बोलो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। 6 दिन। यानी आजकल क्वेश्चन 6 दिन का ही रखो आंसर, बट आजकल जैसे ही आपका ऑफर क्लोज होता है, अगले ही दिन आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट होता है, उसके 2 दिन ही बाद आपको CDSL में आता है। 3 दिन हो गए, बट स्टिल आपको जवाब देना है, 6 दिन लगते हैं। आज की तारीख तक भी यही आंसर है इसका। बट ये एक चीज आपको समझना है कि सेबी जो है ना, इन प्राइमरी मार्केट में जो शेयर सर्टिफिकेट जो दे रहे, हम लोग 2022 में है, 24 में है, तो ये एक चीज समझो, कई सारे लोग हमसे 20 साल 25 साल पहले भी शेयर्स को खरीदे होंगे। तो सेबी बोल रहा है कि भाई आप पहले के जो लिए हुए शेयर्स जो फिजिकल पेपर में हैं, आप चाहे तो, ऑप्शनल याद रख लो, आप चाहे तो उसको डीमैट में कर सकते हो या अपने पास रख लो, बट जब आपने डीमैट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया है तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स बेच नहीं सकते, ये याद रख लो। तो यहां पे एक तारीख आएगी आपके सामने, अप्रैल 1, 2019, सिक्योरिटीज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ द सेम आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। यानी 2019 अप्रैल 1 से एक कानून बना दिया सेबी, बोल रहे कि आप अगर सिक्योरिटीज जो भी आपके अब्बा ने या आपके दादा ने या आपके बड़ों ने लेके आपको दे दिए थे होंगे, वो आप ट्रांसफर जब ही कर सकोगे किसी और के नाम पे जब वो डीमैट फॉर्म में है। बोलो भाई, यहां पे किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आवाज आ रही है? डाउट क्लियर? बोलो भाई, क्या म्यूट है? क्या म्यूट तो नहीं है सब लोग? नहीं, आवाज आ रही है। वेरी गुड। तो ये एक सवाल हो सकता है कि भाई 2019 अप्रैल 1 से सेबी ने कहा कि आपके पास जो भी फिजिकल शेयर है रख लो, बट आप आगे से आप बेच नहीं सकते किसी को, आप किसी को सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसको डिजिटलाइज्ड फॉर्म है ना, CDSL में लाना जरूरी है। अब आपको ना आने वाले जो कुछ नोट्स दिख रहे हैं, ये इतना ज्यादा नहीं है। 6 दिन का आपको दोबारा याद रख लो, 6 दिन लगते ही हैं आपके अकाउंट में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर के शेयर आने में। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में आपको 2 चीजें याद रखना है। सिंपल सी चीज ये है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो IPO के लिए, राइट इश्यू के लिए, और कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन का जो भी शेयर जब आपको अलॉट होता है, तो वो आप चाहे तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाके डिजिटल एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, या आज भी कुछ चुनिंदा बैंकों में जाके आप उस फॉर्म को लेकर फिल कर सकते हैं, चुनिंदा बैंक। अब समझें कि आपको जब IPO अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन ASBA से सपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है, ASBA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जी, कौन पढ़ेंगे? ASBA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बोलिए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो इसमें B को हटा दो, ब्लॉक्ड B को ले लो, A अमाउंट हो गया। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और नहीं, आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मैं ज़ेरोधा में अप्लाई करता हूं, वो मुझे UPI पूछता है, तो अब आपको UPI का लॉन्ग फॉर्म मालूम होना जरूरी है। UPI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बोलिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी गुड। चाहे वो भारत पे, GPay, गूगल पे, क्रेड, पेटीएम, इससे भी आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली IPO, राइट इश्यू में जो शेयर आपको मिलने हैं उसको भी, या आपको कंपनी अगर कोई प्रेफरेंशियल शेयर दे रहा है उसको भी, या और कोई अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी तरीके से कंपनी आपको शेयर अलॉट करना चाह रही है, आपको वो पैसे ASBA में आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे या UPI में। ये पूरे पेज से आपको क्या लेना है? 3 ही पॉइंट लेना है। पहली पॉइंट, ASBA आपको मालूम हो गया, UPI मालूम हो गया। आपको पता करना है कि IPO का जो प्रोसेस है कुल मिला के 6 वर्किंग डे में खत्म हो जाएगा। ये पूरे पेज से आपको और कोई चीज की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। डाउट क्लियर हो गया भाई सबको?
जी राम जी। बोल दीजिए। अब ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसको अच्छे से ऐसा लगता है कि कोई इंसान का नाम बोल रहा है, असबा बोल के, अफ्रीकन नेम दिख रहा है नहीं भाई, अफ्रीकन नेम असबा बोल के। आप लोग अफ्रीकन नेम आप देखे नहीं होंगे, मैं काफी सारे सुदानीस और इथियोपियन के बीच में काम कर रहा हूँ, वहां पे मिलते हैं असबा बोल के। तो असबा जो है एक अफ्रीकन नेम समझ लो, याद रखने के लिए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये आप अगर जरा सा इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोगों को पता ही नहीं है असबा कहाँ मिलता है, ये कहाँ ढूंढना पड़ता है। अगर आपके पास बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो आप इंटरनेट लॉगिन बोलते हैं, किसी ने आज तक इंटरनेट बैंकिंग की है क्या? बोलो जल्दी जल्दी। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। तो आप क्या करो, अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बड़ा मुश्किल होगा, चाहे तो आप कंप्यूटर पे जाओ, अपना बैंक का लॉगिन और पासवर्ड डालो और जाओ, वहां पे एक सर्च रहता, सर्च में जाके क्या करना, आज सेशन के बाद वहां पे ये लेटर्स टाइप करना, ASBA, आपको ये दिख जाएगा ये हिस्सा। ASBA में आप क्योंकि वोट बैंक अकाउंट से लॉगिन करना, जो बैंक अकाउंट में आपने कोई भी जैसे ज़ेरोधा का या अपस्टॉक का या एंजल वन का अकाउंट उससे लिंक किया है, तो आप जब जैसे एसबा क्लिक करोगे ना, तो आपको वहां पे दिखाएगा राइट इश्यू के कितने शेयर्स चल रहे हैं, जिन जिन के IPO। आप ये जरूर करना प्लीज, बड़ा मजा आएगा। तो आप बोलेंगे यार ये तो चीज हमको पता ही नहीं था। कई सारे लोग, मैं यहाँ पे ना ये ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, कई सारे लोग, आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनो इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे कंपनीज राइट इश्यू लाते, करेक्ट। अब राइट इश्यू क्या है, जिस बंदे को वो राइट इश्यू की अथॉरिटी मिली है, वो जाएगा, एसबा खोलेगा, दिखेगा कि वहां पे AGOL है, वहां पे वो सेलेक्ट कर लेगा, जितने उसके होल्डिंग में शेयर्स थे उसको उतने हिसाब से राइट इश्यू मिले होंगे, तो वो उतनी क्वांटिटी वो कंपनी, जैसे आप एसबा खोलेंगे वो कंपनी के नाम दिख जाएंगे आपको अपनी विंडो में। कौन सी विंडो में? बैंक की विंडो में, आपके बैंक की विंडो में। और आपको जो राइट इश्यू मिला था, वो राइट इश्यू से जितने स्टॉक मिले थे 50, 55 सेलेक्ट करके बाकी के नाम और डाल के ओके कर देना। तो वो पूछेगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल कर रहे, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलिए भाई, बोलो। ब्लॉक हो जाएंगे। ये एक बात होगी। दूसरी बात, दूसरी इंफॉर्मेशन, एसबा बहुत जबरदस्त चीज है, कल आज कभी भी आप फ्री होते जाके अपने अकाउंट में देख लेना एसबा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग IPO आज तक अप्लाई किए हैं, वो अप्लाई किए होंगे ट्रेडिंग टर्मिनल से, करेक्ट। किसी ने आज तक एसबा से ट्राई किया क्या IPO? बोलो बोलो, लाइव क्लास में कोई अप्लाई किए? GPI जी। तो वही आप इंटरनेट बैंकिंग में जाकर जब आप एसबा को खोलोगे, वहां पे IPOs नजर आएंगे जो करंट आज के दिनों में चल रहे हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लो और ओके करोगे। उससे पहले जी जी आवाज मत करें, ओके कर लो, उसी टाइम पे आपका अमाउंट अगर बैंक में पड़ा है तो ब्लॉक हो जाएगा, वो अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। ये हो गया दूसरा फायदा एसबा का। तीसरा फायदा आपको बताता हूं, अगर आप मान लो आप एक जबरदस्त ट्रेडर हो, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन रहे हो, कई सारे कंपनीज के राइट इश्यू आते, आपको पता है ये कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे चल रहे हैं, आपको राइट इश्यू मिला नहीं है, आप जाके राइट इश्यू मार्केट से खरीदो। ओपन मार्केट में राइट इश्यू मिलते हैं, आप वो राइट इश्यू शायद 100 स्टॉक का खरीद लिए, पैसे देके आपने सिर्फ वो गारंटी लिए कि आपको मिलेगा। तो एसबा में जाओ, आपने क्योंकि राइट इश्यू खरीद लिया था अपने अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां से उस कंपनी की राइट इश्यू की पैसे फिल कर दे के ब्लॉक कर दो। अगर आपको राइट इश्यू का स्टॉक मिल गया, ये उन लोगों को फायदा है जिसको उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा है कि राइट इश्यू का मिलने के बाद आपके CDSL में जब वो स्टॉक आ जाएंगे, उनको आप बेच देना। तो ये एक अलग लेवल का गेम है। कई सारे लोग क्या करते हैं, जिनको राइट इश्यू नहीं मिला अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक में से, वो राइट इश्यू को जाके ओपन मार्केट से खरीदते हैं और एसबा से उन स्टॉक्स को ब्लॉक करते हैं। अगर वो अलॉट होते हैं तो वो लिस्टिंग डे, जैसे आप IPO में लिस्टिंग डे पे सेल करते हो, राइट इश्यू वाले भी शेयर आप लेके जैसे मुनासिब वक्त पे आप चाहे तो उसको आप सेल कर सकते हो। सवाल ये होना चाहिए, सर आप हमको राइट इश्यू में से स्टॉक खरीदने क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि अगर स्टॉक की वैल्यू अगर 100 रुपए है, राइट इश्यू में उमूमन 10, 15, 20, 40% कम में मिलता है, तो आप उस कम वाले शेयर को खरीद लो और आगे बेच लो। बट ये कहीं नहीं है कि जो आपने राइट इश्यू में शेयर खरीदा है वो लिस्टिंग के बाद भागेगा। नहीं, करेक्शन भी आ सकता है, लॉस भी हो सकता है। बस मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि एसबा के क्या क्या फायदे हैं। किसी को कोई डाउट है तो यहीं पे पूछ लो। इस पेज में आपको कुछ भी नहीं एग्जाम के लिए, सिर्फ मैंने अपने तरफ से जानकारी दे दी आपको। बोलो, कोई डाउट है? बोलो भाई, खामोश खामोश बैठे तो एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया ना, क्या एसबा क्या है? जी डॉक्टर साहब। ओके, अब ये खत्म हो गया प्राइमरी मार्केट। अब हम जो लोग जो जितने भी हम एकेडमी में हैं, 100% लोग जो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो इस सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट के लिए आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, उसको ब्रोकिंग अकाउंट भी बोलते हैं या ट्रेडिंग टर्मिनल भी बोलते हैं। अब आपको स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से लेना है, जो आइदर बीएससी होता है या आपका एनएससी होता है। ये तो इतनी बेसिक तो मालूमात आपको है ही है। उसके बाद आप इन स्टॉक एक्सचेंजेस में आपके ब्रोकर अकाउंट से बाई ऑर्डर प्लेस करते हो या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो। इसी तरीके से इससे पहले या आज भी आप ज़ेरोधा, एंजल वन या कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल की ऑफिस को फोन करके कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंडिविजुअली डायरेक्टली आप अपने उंगलियों से मोबाइल लैपटॉप से ओपन करके बाई या सेल कर सकते हो। नंबर 2, किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही, बुजुर्ग हैं, समझदारी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिए, आप उस ज़ेरोधा या उनको बोलना पड़ेगा मुझे कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी चालू करके दो। आज भी ये चालू है, बहुत 1% लोग इस यूज करते हैं। तो आप कॉल करोगे, आपने चार्ट देखा रहता है, तो वो आपको आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में वो बाई भी करेगा, सेल भी करेगा। बट इसको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा आपको। फिजिकली उस ट्रेडिंग ऑफिस पे जाकर एक फॉर्म फिल करके बोलना पड़ेगा, भाई मैं आपको ऑथराइज देता हूं, फिजिकल साइन करके। तो ये हो गया 2 तरीके का ट्रेड। नेक्स्ट, पिक्चर में दिख रहा है, ये कहानी ट्रेडिंग की ऐसी है कि हम तमाम लोगों के मोबाइल में और लैपटॉप में जो चीज जो दिखती है ना, वो होती है खिड़की। क्या होती है भाई? किसकी खिड़की? बोलो बोलो। विंडो। खिड़की का मतलब क्या है? विंडो। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी या एनएससी, उसकी खिड़की हमारे मोबाइल में दिखती, बीएससी और एनएससी की। बात समझ में आ रही है यहां तक सब लोगों को? बताओ। समझ में आ गया सर। यानी आपको बीएससी एनएससी को देखना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है भाई। सुबह सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे मोबाइल खोलो, लॉगिन पासवर्ड डालो, तो आपको आपके मोबाइल में से एक खिड़की दिखेगी। उस खिड़की से बीएससी एनएससी भी दिखेगा और उस खिड़की से बीएससी एनएससी के तमाम हजारों स्टॉक्स भी दिखेंगे। तो आप लोगों को मुंबई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल में से खिड़की में से बीएससी एनएससी को देख रहे, पूरे हजारों स्टॉक्स को देख रहे। इस एप्लीकेशन से आप लेके देखो, अंगली से बाई ऑर्डर भी कर रहे, सेल ऑर्डर भी कर रहे। यानी आप मोबाइल से नहीं कर रहे, जो मैं अक्सर लैपटॉप से करता हूं, कर रहे। तो इस तरीके से आप एक हिस्सा हो गया अपने ट्रेडिंग करने का। दूसरा हिस्सा हो गया फिजिकल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर भी आप ब्रोकर ऑफिस जाके भी दे सकते, जो आज से कई साल पहले, एटलीस्ट समझो जब से इंटरनेट मोबाइल नहीं आया था, जब लोग फिजिकली जाके उन बीएससी एनएससी या लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस में चिल्लम चिल्ली में स्टॉक्स को खरीदते थे, बेचते थे। यहां तक बात क्लियर है भाई? क्लियर हो गई। अब आप नेक्स्ट देखिए, माशाल्लाह कितना आसानी से समझ रहे और फास्ट फास्ट जा रहे। अब आपने उस मोबाइल की खिड़की से या उस लैपटॉप के विंडो से आपने शेयर खरीद लिया। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब, शेयर तो मैंने आज ट्यूसडे को डाल दिया बाई ऑर्डर, मेरा शेयर कब आएगा, उसके बाद क्या होगा? समझ रहे हैं? जैसे हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है।
जैसे आप जब अगर फॉर एग्जांपल कोई टू व्हीलर चालू करोगे तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले चाबी डालोगे, उसको फिराओगे इग्निशन, बाद में किक मारोगे। अब तो लोग किक नहीं मारते, हाथ से फ्लिप मारते हैं, गाड़ी चालू होती है। गियर वाली गाड़ी है तो गियर बदल के जाते हैं, इतनी देर में उतनी स्पीड पिकअप होती है। तो एक प्रोसेस होता है। तो जब आपने एक स्टॉक को बाई कर लिया तो यहाँ पे एक समझ लो, या आपने एक स्टॉक को सेल कर दिया, तो आगे की कहानी क्या है उनको समझने के लिए आपको ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकिल समझना जरूरी है। जब भी आपने अपने मोबाइल की या लैपटॉप की खिड़की से एक ट्रेड को ले लिया, जब आपने ट्रेड ले लिया तो आपको उस ट्रेड के तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है कट जाएगा। यानी जब भी आपको पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं तो आप बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे अगर आपको वापस चाहिए तो बैंक में भी डालते हो। ये तो प्रोसेस टू वे है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब पैसा होगा तभी आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। जब आप स्टॉक सेल करते हो तो पैसा बैंक अकाउंट में आता है या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? कौन देंगे जवाब? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। तो इमीडिएटली आपका जब सेल होता है, उमूमन जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनको 80% पैसा उसी टाइम पे आता है, ताकि उस 80% पैसे से आप नया स्टॉक बाई कर सकते हो। रिमेनिंग 20% अगले सुबह 8:30-9 बजे तक आपको आ जाता है। तो ये बात क्लियर है। तो ये चीज की बेसिक मालूमात आपको होनी चाहिए कि जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए, जो आपका ब्रोकर काट लेगा और जिस पार्टी ने सेल किया है उस सेलर को आपका पैसा वो पहुंचा देगा। तो यहाँ पे उस बातों को कहते हैं पे इन डे एंड पे आउट डे। यानी पे इन मतलब आप दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। पे आउट मतलब आपको पैसा मिल रहा है। ये वर्ड को याद रखना। पे इन का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। पैसा दे रहे हैं। वेरी गुड। पे आउट मतलब पैसा मिल रहा है। पैसा ले रहे हो, शेयर बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, सही है ना? तो जब आप पे इन कर रहे हो तो यानी वो उस दिन को कहते हैं जब ब्रोकर्स आपके बिहाफ पे, यानी ब्रोकर आपके लिए आप ही का कमाया पैसा डिलीवरी के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है भाई? डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी के लिए दे रहा है? जो आपको मिलने वाली है। वो पैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज, याद रख ले। ये मैं हटा के एक चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट करा देता हूँ पूरे पेज में जो जरूरी है। वो पैसा उसी शाम में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज कर देगा। सेम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज जो स्टॉक आपने बेचा था, जिसको आपको क्या मिलने वाला है बताइए? पे आउट। उसी दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज आपका पैसा आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डालने की फिराक में लग जाता है। तो इन प्रोसेस को कहते हैं टी ट्रेडिंग डे, दैट इज T+0 भी बोल सकते हैं। T+1 क्या हो गया? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ पे एक एक करके मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को क्या चाहिए इसमें। 1 सेकेंड। ओके। T+0 का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। आवाज बहुत कम आ रही है जी। ओके। आज है ट्यूसडे, आज आपने एक स्टॉक को खरीदा, तो T+0 कौन से दिन को हुआ? जिस दिन खरीदा। करंट डे, ट्रेडिंग डे, ट्यूसडे। कल मोहर्रम है, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे है, मोहर्रम को छुट्टी है, तो क्या इसको T+1 डे बोल सकते? नहीं बोल सकते। वेरी गुड। T+1 डे क्या हो गया? थर्सडे। फ्राइडे क्या हो गया? T+2। T+2। अब यहां तक जाने की जरूरत नहीं, उसके आगे T+3 T+4 तुम ले लेना। अब फिलहाल अपने को जो टोटली जो हमारी जो दुनिया जो चलती है ना, T+0, 1 और 2 में ही चलती है। इतना याद रख लेना, स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब आप लोगों को T+0 में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। T+0 में याद रख लो, T+0 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज शाम 4 बजते ही शुरू हो जाता है। बेचने वाले का पैसा
सामने वाले को देता है, खरीदने वाले का पैसा सामने वाले से लेके दूसरे को देता है, उसी दिन शुरू हो जाएगा रोलिंग, पे इन पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। उमूमन पहले T+2 तक सब सेटल हो जाता था, आजकल T+1 में सेटल हो जा रहा है। तो मतलब T+2 तक का ये जब नोट्स बनी थी T+2 का था, बट अप्रैल 1 2023 आ गया। देखो क्वेश्चन कौन सी तारीख से, देखो अक्सर जो भी डिसीजंस लेते हैं ना पहली फाइनेंशियल ईयर से होते हैं। अप्रैल 1 2003 से T इज स्टैंडिंग फॉर ट्रेड डे, जिसको आप T+0 भी बोल सकते हैं, और ट्रेड्स विल बी एक्सिक्यूटेड बिफोर वेडनेसडे। समझ में आ रहा है आपको? ये T+1 T+2 इवन T+1 पे भी ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाते हैं। तो ये याद रख लो, अप्रैल 1 2023 से, जो आज से गालिबन 1 साल 2003, सॉरी मैं करेक्शन करूंगा, पहली बार अप्रैल 1 2003 में T+2 का कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट आया बताइए? T+2 का। वेरी गुड। तो आप T+2 में पहले हफ्ते की दिन मंडे से लेते हैं, ट्यूसडे के दिन T+1 होता था, वेडनेसडे तक T+2 में सेटल हो जाता था। ये पुराना कानून है। वो कानून का डेट क्या है? अप्रैल 1 2003। अब आप यहां से समझो बात को। यहां पे आपने 2 वर्किंग डेज लगाए, स्टॉक एक्सचेंज आपका पैसा ले लिया और जिसको देना था दे दिया, और पूरी जो लेन देन है T+2 डेज में हो जाएगा। पैसा आ गया, उसके बदल में आपके सिक्योरिटीज आपके एक्सचेंज अकाउंट में CDSL में आ जाएंगे। उसी तरीके से जब आप पे आउट यानी आप सेल करते हो तो आपके अकाउंट से अगले दिन और CDSL से वो स्टॉक निकल जाएगा, सामने वाले पार्टी को उसके अगले दिन चले जाएंगे, बट आपका पैसा 80% विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में आ जाएगा, रिमेनिंग 20% आपको अगले दिन आ जाएगा। यहां तक पूरी डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है अभी यहां तक आपको? जी क्लियर है। अब जो 2024 से या मेरे ख्याल से 2000, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, T+1 हो रहा है। समझ लो कि मंडे के दिन जो स्टॉक आपने लिया ट्यूसडे की शाम तक सेटल हो जा रहा है, इसको T+1 सेटलमेंट कहते हैं। आजकल हम लोग T+1 सेटलमेंट आएंगे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट T+2 का सेटलमेंट कब से शुरू हुआ है वो क्वेश्चन आ सकता है। अप्रैल 1 2003, इतना याद रखिए। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जब सुबह में, आज आपने कोई भी एक ट्रेड ले लिया, यहां पे बताता हूं, आज है ट्यूसडे और T+0 डे, आपने फॉर एग्जांपल फिलाटेक्स उठा लिया, मालूम है मेरे को, साहब जाने फिलाटेक्स बोल रहे थे। अब आप बोलो, अब बज रहे हैं रात के 11 बजे, 4 बजे से जैसे प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट आवर सब खत्म हो जाता है, तो ट्रेडिंग कंपनी या ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्या करती है, आपका ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाती है और शाम के 6, 7, 8 बजे तक एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बन जाता है। क्या बन जाता है बोलिए भाई? कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगले ही दिन अगर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके रिपोर्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे, दिख जाएगा या नहीं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप कोई स्टॉक सेल करते हो या बाई करते हो, सेल करते हो तो अगले दिन आपको एक मैसेज आता है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का, या आपको 2 दिन बाद एक मैसेज आता है कि आपके CDSL में ये चीज शेयर डाल दिए हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट बन गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो। पहले के जमाने में कॉन्ट्रैक्ट नोट फिजिकल में ब्रोकर आपको हाथ में देता था साइन करा के, इस तरीके से, बट आजकल कॉन्ट्रैक्ट नोट एक एविडेंस है, वो आपके ट्रेड का होना, जो लीगली आपको अपने शेयर आप उसके हियर हैं, यानी उसके आप क्या बोलते हैं कब्जे वाले हैं, तो वो बता देगा कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ज़ेरोधा से, इन मनी से या एंजल वन से, कि आपने हमारे जरिए से फिलाटेक्स के 100 शेयर खरीदे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये लीगल डॉक्यूमेंट है। बताइए कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट।
इसके अंदर यानी 4 बजते ही ट्रेडिंग टर्मिनल आपसे पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बना रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट फिजिकल में नहीं रहता, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में अपलोड कर देते हो। तो वो बोलते हैं कि आपने इतने इतने स्टॉक लिए, इतने इतने स्टॉक बेचे, इतने इतने पैसे पे लिए। उसके अंदर बोलेंगे भाई हम आपके लिए जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं ना, इंक का चार्ज, पेपर का चार्ज, जिसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नोट पहले के जमाने में फिजिकल फॉर्म में देते थे, आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट। हाँ भाई, आवाजें किसकी आ रही है यार? कौन आवाज कर रहे हैं? अरे अब्दुल्ला, क्या आवाज कर रहे हो? कोशिश करो माइक को म्यूट करो। जी, यहां तक आपको समझ में आ रहा है सब हजरात को क्या बोल रहा हूं मैं? कौन सी बात कर रहा हूं? बोलो, क्या बात कर रहा था मैं? भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात कर रहे थे आप। कॉन्ट्रैक्ट हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट शाम के 4 बजे से शुरू हो जाता लिखना, लिखा पढ़त। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं, जो डिजिटली साइन होकर और इनक्रिप्टेड होकर आपको भेज दिए जाते हैं। आगे चलकर किसी को किसी तरीके का डिस्प्यूट हो कि भाई ये तो मैंने बाई किया नहीं था, ये तो मैंने सेल नहीं किया था, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ एक मैंने स्टॉक खरीदा, एक स्टॉक मैंने खरीदा, नाम मैं बाद में बताता हूं। जिस बंदे से मैंने खरीदा होगा वो तो स्टॉक ब्रोकर जानता है, स्टॉक ब्रोकर, और मैंने खरीद लिया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट बना ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास से वो शेयर मिले ही नहीं मुझे, क्योंकि उसने शॉर्ट डिलीवरी कर दिया। ने उस बंदे ने हो सकता है बीटीएसटी में खरीदा हुआ। किस में खरीदा होगा बताओ भाई? बीटीएसटी, यानी उसने खरीदा तो डिलीवरी में आने से पहले मुझे बेच दिया। अब जब इस बंदे को वो मिला ही नहीं तो मेरे को कैसे देगा? तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बना ही नहीं मेरा। हाँ, बट ये था कि उन्होंने मुझे ईमेल करके बोला, क्योंकि हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते, आपको हम एक दिन आपसे इजाजत लेते, हम ऑक्शन में वो ट्रेड्स को खरीद के आपको दे देंगे। तो उन्होंने मुझे ऑक्शन में हायर प्राइस पे खरीद के मुझे दे दिया। तो याद रख लो, इसीलिए कहते हैं बीटीएसटी का टेक्निकली बहुत बुरा इंपैक्ट है। जाके दोबारा वीडियो देखो। हाँ, बट एक चीज क्या हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट नोट बाद में जब मुझे बना तो उसके अंदर डिटेल लिखा हुआ था कि हमने आपको इतने प्राइसेस पे ये स्टॉक आपके लेकर आपको डिलीवर कर दिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा एविडेंस बन जाता है जिसको आप आगे चलकर के कहीं ना कहीं उस स्टॉक के वैल्यू गिर गई, मतलब क्वांटिटी गिर गई, या आपके ट्रेडिंग अकाउंट से गायब हो जाए, तो आप फिजिकली उसको प्रिंट लेके रख लेना। कई सारे लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है पता ही नहीं होगा। रोजाना आप चाहे तो सेव करके अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेना। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। आगे चलकर आपके ट्रेड वाले स्टॉक्स पे कोई भी इश्यू होगा तो आप उससे फाइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? डाउट इधर किसी को डाउट है कॉन्ट्रैक्ट नोट पे? बोलो। नहीं है? क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट स्टॉक ब्रोकर कितनी देर में आपको इश्यू करना है? बोलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड। तो जितना मैंने पूरा अभी तक बका वो सिर्फ एक ही सवाल के लिए, वो था कॉन्ट्रैक्ट नोट स्टॉक ब्रोकर आपको लाजमी कंपल्शन 24 घंटे में देना है। इसीलिए मुझे जेरोधा ने ईमेल कर दिया 24 घंटे में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं बना रहे उस स्टॉक का, क्योंकि उस बंदे ने आपको डिलीवरी नहीं दे पाया, क्योंकि वो स्टॉक अपर सर्किट लग गया और उसने शॉर्ट डिलीवरी कर दी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको मिलता है वो उसकी इंटीमेशन आपको एसएमएस से भी मिल सकती है, ईमेल से भी मिल सकती है, या स्टॉक ब्रोकर टर्मिनल में आप जाओ, रिपोर्ट सेक्शन में आप ट्रेड बुक, कॉन्ट्रैक्ट नोट सब निकाल सकते हैं। देखिए, रिकॉर्ड स्टॉक ब्रोकर्स को अपने ट्रेड एक्सिक्यूट किए हुए एक एविडेंस के तरीके से आपको बताने पड़ेंगे। फिजिकल रिकॉर्ड भी आप चाहे तो उसको लेके रख सकते हैं, टेलीफोन भी रख सकते हैं। यानी टेलीफोन मतलब एसएमएस से, पहले के जमाने में टेलीफोन करके आपको बोलते थे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी चलती थी। ईमेल, आजकल तो ईमेल आ रहा है, या आप अपने जाके रिकॉर्डर मोबाइल से भी देख सकते हैं, और जो जो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल रहा है वो आप ले सकते हैं। बट मुझे सिर्फ यहां से एक एग्जांपल देना था आपको, एग्जाम के लिए जो आएगा
कॉन्ट्रैक्ट नोट कितनी देर के अंदर मिलना चाहिए भाई? कंपलसरी कानून क्या बोल रहा है? 24 hours। अब वही कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन से अलर्ट से ये कानून बन गया है। सेबी बोलता है आपको लाजमी है ट्रेडिंग अकाउंट वालों को, महमूद खान, आपको एसएमएस ऑप्ट करना होगा। आपको ये बोल रहा है कि भाई आप मोबाइल आपका वेरीफाई कराओ। सेबी बोल रहा है हर ट्रेडिंग अकाउंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल से भी भेजो, एसएमएस से भी भेजो, जरूरी है। इवन ये तो हो गया आपका सीडीएसएल वाले को भी बोल रहे कि भाई आप जैसे ट्रेडिंग जो बंदे का हो गया स्टॉक परचेज, सीडीएसएल अकाउंट में आती एसएमएस भी भेजो, ईमेल भी भेजो, समझ रहे? नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको ये फैसिलिटीज को एक्टिवेट करना होगा। ओके, डाउट क्लियर यहां तक? बोले जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टोरी को आगे जाएंगे। ब्रोकर ने अपना काम कर दिया, क्लियरिंग अथॉरिटी ने अपने बायर और सेलर के पैसों का मामला कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे गुजर गए। अब 24 घंटे के बाद क्या होता है? ये है आपका सीडीएसएल। क्या है ये? बोलिए। ये तिजोरी है। नॉर्मल सिचुएशन में ट्रांजैक्शंस 24 घंटे में पे इन पे आउट हो जाना चाहिए। अब यहां पे क्या होता है कि जब भी कोई रेगुलर ट्रेड एक्सचेंज में अपना बाय एंड सेल हो गया, तो इन ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के बाद आपके पूरे जो स्टॉक्स जो डिजिटलाइज्ड या डीमैट फॉर्म में होते हैं वो सीडीएसएल में आके रह जाते हैं। तो यहां पे आपको रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, यानी रनिंग अकाउंट फैसिलिटेट क्या करता है कि आपके जो इजी तरीके से ट्रांजैक्शंस करने में मदद कर रहा है। तो रनिंग अकाउंट ट्रांजैक्शन एक वॉलेंटरी और बहुत ही यूजफुल है उन इन्वेस्टर्स के लिए, वो फ्रीक्वेंटली एंड बाई सेल करते रहते हैं। तो यहां पे आपको समझना चाहिए, जब भी कोई स्टॉक आपने ले लिया, वो T+0 T+1 के बाद आपके अकाउंट में आके गिर गया। अकाउंट का मतलब सीडीएसएल, याद रख लो। ज़ेरोधा में क्या बोलते हैं, एंजल वन में किसी के पास कोई अकाउंट नहीं होता, वो अकाउंट आपका होता है जो सीडीएसएल के पास है। अब जब एक बार इसमें चला गया ना, ये शेयर इसके बाहर नहीं आएगा जब तक आप क्या नहीं करोगे? बोलो भाई, चाबी नहीं दोगे। क्या नहीं दोगे? बोलो। वो चाबी का नाम क्या है? अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब केला टैक्स मंडे ट्यूसडे ले लिया, थर्सडे को 10-20% चला गया, अल्लाह करे वैसे ही चला जाए, थर्सडे को सीडीएसएल में भी आ गया, आपको बेचना है। तो बेचना है तो आप बेचारे रहे ऑफिस में, आप बिजी रहोगे। आप बोलोगे कि यार मैं ऐसे बेच रहा हूं तो बेच ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने टी पिन क्रिएट नहीं किया, आपने ऑथराइजेशन नहीं दिया। तो अगर आप चाहे तो रनिंग अकाउंट का ऑथराइजेशन आप उस ज़ेरोधा को या उस जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल को दे सकते हैं। तो इसके लिए कहते हैं आपका ऑथराइजेशन। बहुत टाइप के ऑथराइजेशन होते हैं, ये आपको आगे की क्लासेस, आगे की जगह पे मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? रनिंग अकाउंट, और इस पे कोई डाउट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड वेरिफिकेशन। ट्रेड वेरिफिकेशन ये आपके एक्सचेंजेस में होते हैं। तो यानी ये आपका ट्रेड वेरिफिकेशन वो खुद कर लेंगे, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ईमेल में आया या ट्रेडिंग अकाउंट में अगले दिन देखें, तो आपको खुद आपको ट्रेड वेरीफाई करना है। आपको लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, फौरन आपको टिकट इश्यू करना है। मुझे पता है आप लोग आज तक को भी वेरीफाई किए ही नहीं होंगे, बट एक चीज करो कि जैसे आपने जो स्टॉक खरीदा, कल तो छुट्टी है, जुमेरात के दिन आपके होल्डिंग में दिखेगा ना, होल्डिंग में तो 100 क्वांटिटी आपने फिलर टैक्स लिए थे दिखेगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाकर रिपोर्ट्स में चेक करो, रिपोर्ट्स में ट्रेड बुक को चेक करो, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करो। जब आप ट्रेड बुक कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करोगे, उसमें भी 100 क्वांटिटी फिलर टैक्स है, तो होल्डिंग में जो दिखा रहा नंबर, वो नंबर सही है। क्या भाई सब करेंगे नहीं करेंगे परसों से? जी इंशाल्लाह। क्योंकि कई बार देखा गया है कि होल्डिंग में दिख रहे हैं बट वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में होगा वही सीडीएसएल में होगा।
पहले बता रहा हूं, होल्डिंग में 100 दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट में 90 दिखा रहा है और सीडीएसएल में भी 90 ही होंगे। तो 10 कहां चले गए? 10 ट्रेड ब्रोकर ने लिए नहीं, तो आप फौरन आप इसको रेस करना। तो इसको रेस करने के लिए आपका ऑर्डर बुक काम में आएगा। क्या काम में आएगा बताइए? ऑर्डर बुक में आपने जितनी क्वांटिटी ऑर्डर डाली थी वो रहेगा वैसे ही। प्लीज याद रखते हैं, ऑर्डर बुक, होल्डिंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये तीनों को इकट्ठे स्टडी करो। कर लेंगे भी इंशाल्लाह थर्सडे से। ये सब चीजों की जानकारी थी कि नहीं थी, पहले बताओ। नहीं। मजा आ रहा है ना सीखने में? सेबी इन्वेस्टर एग्जाम, अब बोलो सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं या तालीम के लिए कर रहे हैं सब लोग? तालीम के लिए। के लिए ओके, अब नेक्स्ट आते हैं मार्जिन मनी। ये हमारे लोगों के लिए नहीं है, बट स्टिल ये मार्जिन मनी क्या है? ये एक मार्जिन होता है जो स्टॉक ब्रोकर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ब्रोकर्स अपने अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के लिए भी ये मार्जिन देते हैं। यानी मार्जिन मनी बेसिकली वो आपसे खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जनरली क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपने उठकर देखा फंड्स में आप उठ के देखे 10,000 रुपए पड़े हुए, 10,000 रुपए पड़े हुए। अगर आप इस 10,000 के स्टॉक्स को इक्विटी में लेना है, कैश एंड कैरी, इक्विटी मतलब आपका शेयर ले रहे हो, कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, इक्विटी ले रहे हो, तो आप 10,000 रुपए तक की शेयर्स ले सकते हो सीएनसी में, कैश एंड कैरी में। बरोबर भाई? क्या स्टॉक ब्रोकर आपको बोलेगा कि 12,000 रुपए तक के स्टॉक ले सकते हैं क्या आप? बोलो, नहीं ले सकते। तो ये आपका हो गया मार्जिन मनी, आपके लिए 10,000 रुपए। अगर खुदा ना खास्ता आपने 100 रुपए, एक होता है कभी कभी आपने 10,000 रुपए तक का डिवाइड करके एक स्टॉक बोले कि 100 रुपए में एक स्टॉक जा रहा है, तो आपको 1000 स्टॉक लेने हैं। 100 रुपए से बढ़कर वो 101 रुपए हो गया करंट मार्केट प्राइस, जब आप बाई ऑर्डर डाले तो 100 रुपए ऊपर हो गए। अगर आपको जब लग रहा है कि ये 100 रुपए आपके -100 दिखेगा ना, तो फौरन आपको मनी ऐड करना है। फौरन क्या करना है? पैसे बोलिए, आपको क्या करना है? बोलो। ऐड करना है। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो ये मार्जिन मनी आपका बन जाएगा पेनाल्टी। क्या बन जाएगा? बोलिए। जुर्माना बन जाएगा जी, उसको अंधे मत करो। कोई बोलते चलो यार कल या परसों एक स्टॉक बेच दूंगा तो ठीक है, नहीं, वो 100 रुपए के चक्कर में आप 300-400 रुपए पेनाल्टी दे दोगे। क्या दे दोगे आप? तो जब आप देखते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो 400 रुपए का प्रॉफिट में बेचा था, मुझे 100 रुपए दिखा रहा, तो इसका मतलब आपने क्या गलती कर दी? बोलिए, क्या गलती कर दी? मार्जिन मनी गलती करते। तो बस हम लोगों के लिए इतना याद रखिए। अब जो दूसरा एक जो मार्जिन मनी क्या है, आप देखते होंगे कि कुछ लोग मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करते हैं। यहां पे कुछ बैंक ब्रोकर्स आपके पास, भले ही आपके पास 10,000 रुपए अकाउंट में है, वो आपको 30,000 40,000 तक का मार्जिन देते हैं। आप ट्रेड लो और उसी दिन आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो इस पे आप मत जाओ, वहां पे मार्जिन दूसरा है। मैं आपको जो मार्जिन बता रहा हूं वो आप ध्यान रखना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम को, सिर्फ मैं आपको मालूमात के लिए कह रहा हूं। तो आपको मार्जिन में काम करना है, मार्जिन के ऊपर नहीं जाना है। समझ में आ गई भाई आपको बात? जी सर। क्लियर? ओके, चलो अब बहुत इजी टॉपिक्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर एंड दिस, और ये आपको मंथली रिपोर्ट देंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखेंगे, जिसको कहते हैं P&L रिपोर्ट, क्या मिलता है? बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है? वो कौन सा रिपोर्ट है? मंथली, ईयरली। आपको जब चाहिए तब आप P&L रिपोर्ट ईमेल पे ले सकते हो, मोबाइल पे SMS से भी ले सकते हो, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, आप कानून पढ़ो कि 31 मार्च तक, यानी पूरा आपको 1 साल का आपको बैलेंस ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज
हर साल आपको देना ही देना उनको ईमेल से, आपको हर साल देंगे ताकि आप लोग इसका टैक्स पे कर सके। इवन P&L टैक्स का भी अलग से देते हैं आपको, टैक्स रिपोर्ट भी अलग से बनती है। तो ये चीज से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मालूमात के लिए। अगला जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो है CAS, बस इतना याद रख लो। पढ़ो भी क्या है CAS का मतलब क्या है? Yes. Consolidated account statement. कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, ये इधर अनरियलाइज्ड अलग से भी ले सकते हो, आपने देखा होगा, या रियलाइज्ड अलग ले सकते हो, या रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड मिला के भी ले सकते हो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो चाहे वो सिंगल कंबाइंड अकाउंट का स्टेटमेंट होगा, जिसमें आपके पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो आपने पूरे महीने में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में लिए हो या अदर सिक्योरिटीज में लिए हो, या आप सबको मिल जाएगा। यहाँ पे CAS का सिर्फ आपको लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा। CAS लेने के लिए आपको अपने पैन कार्ड के साथ हर चीज लिंक होनी चाहिए। पैन कार्ड के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक है, पैन कार्ड के साथ आपका स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। पैन कार्ड आप इनडायरेक्टली आप बेफिक्र रहे, आपका पैन कार्ड आपके बैंक के साथ, स्टॉक ब्रोकर के साथ और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी CDSL NSDL के साथ भी आपका लिंक रहता है। तो जब आपका पैन कार्ड लिंक होगा तभी कैश स्टेटमेंट मिलेगा। सो यहां से आपको क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग फॉर्म याद रखना है और पैन कार्ड का याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक है डिराइवेटिव्स मार्केट, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कल एक हल्का सा आइडिया दे दिया था कि डिराइवेटिव क्या है। ये जो लफ्ज डिराइवेटिव है, ये एक रकम का जो है ना, एक अजम्पशन पे आना। किस पे आना बोलिए? अजम्पशन मतलब क्या है? बोलो क्या है? ये टॉस देखे आप, टॉस क्रिकेट खेलते टाइम पे टॉस उड़ाते हैं कॉइन। टॉस में क्या अजम्पशन हो सकता है भाई? दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, बोलिए क्या होते हैं? हेड या टेल। हाँ, तो अब जब इंडिया और क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप T20 हुआ, तो कैप्टन जब कोई भी होता है इंडिया का या साउथ अफ्रीका, जब उड़ा गए टॉस, तो कोई एक क्या अजम्पशन बोलता है? बोलिए क्या आ सकता है बोल के बोलो। तो ये वाले अजम्पशंस स्टॉक मार्केट में भी चलते हैं, इनको हम डिराइवेटिव्स मार्केट कहते हैं। डिराइवेटिव्स क्या है? यूजुअली इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक स्टॉक प्राइस पे या इंडेक्स पे, यानी सुबह सुबह उठ के बोलेगा कि आज निफ्टी 24,400 या 500 जाएगा, उसके ऊपर वो पैसा लगा देगा, बेट। तो इस तरीके के बेटिंग को कहते हैं डिराइवेटिव्स। डिराइवेटिव्स हम लोगों के लिए नहीं करना है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग डेफिनेटली स्पेकुलेटर्स, आर्बिक्यूअर्स, हेडजर्स सब लोग करते हैं। इसके अंदर जो आता है वो है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिराइवेटिव्स क्या क्या इंक्लूड करता है। जरा पढ़े में डिराइवेटिव्स में कौन सा सेगमेंट आता है, पढ़ो जल्दी, हाईलाइटेड नंबर। फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर, नहीं कमोडिटी नहीं, कमोडिटी में अलग है, सिर्फ जितना मैं बोलूं उतना याद रखो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं, अल्फाबेट F and O। F का मतलब फ्यूचर, O का मतलब ऑप्शंस। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिराइवेटिव्स हैं। ये बेसिकली इस तरीके से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं लोग, एक रकम का आप एक अंडरस्टैंडिंग लिख कर देते हो कि भाई आज शाम तक, आज के मार्केट क्लोजिंग तक निफ्टी, इंडेक्स, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब इतने इतने होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग बेचते हैं या खरीदते हैं। इस तरीके की ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो आपको हमको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना। तो सिर्फ दो, एक ही सवाल आपको, डिराइवेटिव मार्केट इज यूजुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, बस इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये म्यूचुअल फंड, कल मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1 2 3 4 8 10 हजार लोग मिलके ये जो बॉटल है म्यूचुअल फंड की कंपनी है, इसमें आप अपना अपना पैसा डाल रहे हो। ये म्यूचुअल फंड की कंपनी आपका पैसा लेके स्टॉक में,
फ्यूचर में, ऑप्शन में, डिराइवेटिव में, हर एक जो भी हो सकता है उसमें वो पैसा लगाएगी। उनके पास मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को यहाँ मैनेज करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं और आपको कुछ प्रॉफिट दे देते हैं और बड़ा हिस्सा खुद रख लेते हैं। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसको भी सेबी अलो करता है। म्यूचुअल फंड को कौन अलो करता है? सेबी। अब बड़ी चीज क्या है? से म्यूचुअल फंड से आपको मालूम क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड से आपको समझना है, ये वाला क्वेश्चन को जरा याद रखो। म्यूचुअल फंड के कुछ कैटेगरीज होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के क्या आते हैं? 5 कैटेगरीज होते हैं। कितने कैटेगरीज होते हैं म्यूचुअल फंड के? बोलो। 5। मतलब सेबी बोल रहा है तुम म्यूचुअल फंड चलाओ, बट म्यूचुअल फंड में तुम इन 5 के अलावा कोई भी काम मत करो। यानी लोगों के पैसों से आप इक्विटी खरीदो। इक्विटी मतलब स्टॉक खरीद सकते हो, ये ठीक है हमारे लिए, बट और वो स्टॉक जो लेगा वो शरिया है नहीं पता, इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में नहीं आते। बट म्यूचुअल फंड वाले भाई साहब डेप्थ की भी स्कीम चलाते हैं। डेप्थ के स्कीम का मतलब क्या है? वो लोग कर्जा भी दे सकते हैं। कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट की कंपनी है उनको पैसा कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के कर्जा भी दे सकती है। हाइब्रिड स्कीम चला रहे। हाइब्रिड मतलब ये लोग एक ही स्कीम नहीं चलाते, इक्विटी को भी मिला लेते हैं, डेप्थ को भी मिला लेते हैं। इसको कहेंगे हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड मतलब 2 से 3 जगह पे पैसा मिक्स कर दिए। तीसरा, चौथा क्या है? आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। आप इसको डिटेल में मत जाओ, तो आप सिर्फ इतना रख लो कि ये लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग लोगों को भी पैसा देते हैं, स्टॉक मार्केट के बाहर भी। यानी म्यूचुअल फंड आपसे जो पैसा लेगा वो कभी नहीं कहता कि मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा कमा के दूंगा। भाई आपने मुझे पैसा दे दिया, छोड़ दो ना, मैं कहीं और भी जाके कोई भी स्कीमों में, गवर्नमेंट की स्कीमों में पैसा लगाऊंगा, आपको पैसा का पैसा लाकर दूंगा। और अदर स्कीम्स यानी इंडेक्स फंड, सेक्टोरल फंड, तो इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट कैटेगरीज। चलो भाई कौन पढ़ेंगे? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स कहां कहां पैसा लगा सकते हैं? जल्दी पढ़ो। इक्विटी स्कीम, ये स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, डेप्थ स्कीम्स, ये भी स्टॉक मार्केट। ये हाइब्रिड स्कीम्स, हाइब्रिड मतलब 2 से 3 मुशक्कल, ये भी स्टॉक मार्केट। सोल्यूशन नेक्स्ट, ओरिएंटेड स्कीम्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड Other स्कीम स्टॉक schemes. मार्केट के बाहर। नेक्स्ट, अदर Other स्कीम्स, schemes. ये भी आपका लगा सकते हो। तो आपको समझना है कि ये लोग म्यूचुअल फंड वाले बैंकों में भी जाके फिक्स डिपॉजिट भी लगाते, कुछ भी कर सकते। म्यूचुअल फंड बोल दिया, आप हमको पैसा दे दिए, भूल जाओ, आराम से आप अपने घर में रहो, हमको जो भी उसका इनकम होगा उसका हम हिस्सा देंगे। तो यहां पे आपको ज्यादा उतनी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हर चीज का केवाईसी जरूरी है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालने के लिए केवाईसी। जब आपने केवाईसी कर लिया, म्यूचुअल फंड बोलता है मैं 3 तरीके से आपसे पैसा ले सकता हूं। कितने तरीके से पैसा ले सकता हूं भाई? बोलिए। 3। म्यूचुअल फंड की ऑफिस है आपके शहर के कोई भी एक चौक पे। अब आप बोलोगे मैं उस ऑफिस पे जाऊंगा, हर महीना मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, मैं 12,000 रुपए घर के खर्चे के लिए रख लूंगा, 8,000 रुपए को हर महीना दूंगा या हर साल दूंगा। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? बोलिए, रीड करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। आपको क्वेश्चन आएगा SIP। चलो भाई, SIP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, यानी आप SIP चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, या SIP चाहे तो आप अपने घर बैठे सुकून से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, फार्म ले लिए। फार्म अच्छा सा फार्म है, अभी अच्छे अच्छे फार्म कौन से दिख रहा है? तनला का फार्म दिख रहा, वेल्सपन का फार्म दिख रहा, अभी एक HIL दिखा, HIL कंपनी का भी फार्म दिख रहा। देखो मैं ऑलरेडी आज की स्टडी जो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, तो उसमें आप बोलेंगे फार्म का तो डॉक्टर साहब बोले सफर 17-18 महीने चलता। मैं काम करता हूँ हर 8-8 दिन को एवरी 7 डेज को मैं जो है ना एक टैक्सी चलाता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जहां मुझे वीकली सैलरी मिलती है। हर 8-8 दिन को 2-2 हज़ार रुपए आने वाले 2 महीने तक डाल के भूल जाऊंगा। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? बोलिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो अपने फंड्स का अपनी इक्विटी में करो तो भी वही नाम है, या म्यूचुअल फंड वाले बाबा को ले आके पैसे दोगे तो वही है, चाहे महीने में एक बार दो,
साल में एक बार दो, एक रकम का सिस्टम बन गया है जो रेगुलर इंटरवल्स पे चलता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमिक विड्रॉल प्लान भी होते हैं। वही है, पर्टिकुलरली आप म्यूचुअल फंड वाले से माहिदा कर लिए, भाई तेरे को मैं जो है ना 2 लाख दे देता हूं, हर महीना मुझे 10-10 हजार रुपए दे, तो ये जायज नहीं अपने लिए। ये भी इसको कहते हैं सिस्टमिक विड्रॉल प्लान, याद रख लो खाली एग्जाम के लिए, सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। उसी तरीके से सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान, यानी आप फैसिलिटी दे रहे हो कि एक फंड्स एक स्कीम से और एक स्कीम में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये आपको कोई क्वेश्चन उतना डिटेल में नहीं आएगा सिवाय SIP के। तो आखिरी में बोलो भाई, व्हाट इज SIP, जल्दी बोलो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप लोगों को इस क्लास से मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, आप लोग कैप्सूल एकेडमी में भी SIP करो। आप अपना पैसा, जो हमारी अजीज बहनें हैं, अगर उनको पैसे एकदम नहीं मिल रहा है, एक अच्छा फार्म चल रहा है, तो आने वाले एक फार्म को आज लोकेट कर लिए, जुलाई 1 को लोकेट कर लिए, जुलाई और अगस्त के एंड तक इस फार्म को फलता फूलता देखना है। मैं 10 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार 5,000-10,000 रुपए डालते रहूंगी, ताकि वो फार्म बढ़ जाए, उसके बाद फार्म की सफर चले जाए। ओके भाई, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, अब आपको सेबी बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी रिस्क होता है। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखें म्यूचुअल फंड का, वो तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत अच्छे रहते, हम लोग अच्छा रिटर्न देते, बैगन देते, वो देते, बल्कि बट याद रख लो वो भी रिस्क वाले होते। बट रिस्क जो है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क कैसा होता है? इक्विटी से उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। रिस्क क्या होता है बोलिए? लो। अब आप जरा ध्यान से देखो, रिस्क क्या होता है? लो। लो का मतलब क्या है? बहुत कम रिस्क, करेक्ट? लो, कम रिस्क, यानी समझ लो मैं यहां पे आपको बोलता हूं 10% लॉस, उसको लो बोल रहे। लो टू मॉडरेट यानी 20 to 25% लॉस, लो टू मॉडरेट। उसके बाद मॉडरेट, बहुत इजी है, ये देखो कैसे बता रहे हैं, लो टू मॉडरेट, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई, सॉरी मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। इतना ये आपको समझ लो, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड में ये स्टेप्स है, ग्रेड बता रहा, लो छोटा बुखार, लो टू मॉडरेट जरा ऊंचा बुखार, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई। ये आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिस्क हो रहा है वो आपको कैटेगराइज करा है, तो आपको ये बताना जरूरी होगा। म्यूचुअल फंड को ये कैटेगरी बोलना होगा कि क्या होगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि फार्म में, सब लोग ध्यान से सुनो, फार्म में कितना रिस्क है बताओ भाई? फार्म में कैप्सूल एकेडमी, लो। वेरी गुड, जबरदस्त। सनफ्लावर में लो टू मॉडरेट। वेरी गुड। नॉर्मल स्विंग ट्रेड में, 1.0 2.0 में मॉडरेट हाई, मॉडरेट तो हाई हो सकता है। ओके। कोई आज सुबह सुबह उठ के पूछता मैं ये लेता हूं, मैं वो लेता हूं, किसी की बात को सुन के जो स्टॉक लेता, उन्हें कितने रिस्क पे है? वेरी हाई। वेरी हाई। अच्छा, गोल्डन सीड कौन से रिस्क पे है? लो। चलो ये आप लोगों को मैं इसीलिए एग्जांपल लिया कि आपको आइडिया है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट किस तरीके का रिस्क लाता। तो जो बेचारों को कुछ भी मालूम ही नहीं है कि कहां पे वो पैसा डाल रहे, वो पैसा आगे चलकर कैसा ट्रेड हो रहा है या यूज हो रहा, तो यकीन माने अगर हम लोगों को हमारा जो मेहनत का कमा पैसा किसी और को दे रहे, म्यूचुअल फंड को दे रहे, वो आपको झूठ बोल रहा, लोगों को एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों उड़ा दिया, धोनी को, उनको सबको दिया, तो वो आप बताओ कि क्या रिस्क इवैल्यूएशन करेगा? रिस्क इवैल्यूएशन किसको करना है? हमको करना है या म्यूचुअल फंड वाले को या ब्रोकर को करना है? बताइए कौन करना है रिस्क इवैल्यूएशन? हमको करना होगा सर। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं, एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान तरीके से पूछेगा, आप समझ जाना। वो क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन बैंक से बता दूंगा, वो बहुत इजी एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ETF। क्या है ये? रीड करो। ट्रेडेड फंड। इतना ही करना है आपको जवाब। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बास्केट दिख रहे ना, अगर आप ज़ीरोधा की अकाउंट खोलो ना, आपको दिखता है ETF फंड। ETF फंड जनरली इंडेक्स फंड्स होते हैं। क्या होते हैं बोलिए?
इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। किसमें? ये इंडेक्स में। इसको इंडेक्स फंड कहते हैं, इतना याद रख लो बस। ईटीएफ को क्या कहते हैं? ये इंडेक्स फंड, बस उतना ही, हमको जाना नहीं। ये भी म्यूचुअल फंड वाले लोग क्या करते हैं, पैसा लेके इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले तनला का भी शेयर खरीद सकते हैं, फिलाटेक्स का भी खरीद सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर का ऑप्शन का, नहीं तो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग हमारे लिए जायज नहीं है। ईटीएफ वही है, इंडेक्स फंड होता है, बस। इसके ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आखिरी में बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रख लो। बोलो जल्दी, लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका? सेविंग कंप्लायंस रेडनेस सिस्टम। ओके, ये एस में जो है ना सेबी है, सी में है कंप्लेंट रीड्रेस सिस्टम। यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो सेबी को बनाई है, बोली कि भाई तुम रिटेलर से भी शिकायतें लो। रिटेलर्स अगर कोई शिकायत कर रहे हैं तो आप उन शिकायतों को लेकर एनालाइज करके उनको प्रॉब्लम से सॉल्व करो। तो इसीलिए ये एक रेड्रेसल या रिड्रेस यानी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कंप्लेंट रिसीव करने का। उसको आप कंप्लेंट को इस नंबर पे फोन करते हो। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या है? ये पूरे पेज में क्या आया भाई? कंप्लेंट रिसीव करने वाले सिस्टम को कहते हैं स्कोर्स। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। वेरी गुड। इन्वेस्टर सर्विसेज, चलिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो। यहां से आपको मैं ऑलरेडी में पढ़ चुका हूं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैंने जितने बताया वही है। अब आप कोई एक जने वॉलंटियर बने और जो जो हाईलाइट है पढ़ते जाओ। चलो भाई, कौन वॉलंटियर बनेंगे? You may consult with a SEBI registered investment advisor for your investment needs in securities market. वेरी गुड। तो ये जो इन्होंने जो पढ़ा है, कह रहे हैं कि एकेडमी में हम लोग कोई भी अगर बाई का सेल का पूछते तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हम लोग क्या हैं? हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो सेबी आज के दिनों में बहुत टाइट हो गया है। वो बोल रहा है कि आप सिर्फ उसी से एडवाइस लो जो सेबी रजिस्टर्ड है। क्या हमारे पास कोई सेबी रजिस्टर्ड है? अभी तक नहीं है। तो क्या आप सेबी रजिस्टर्ड बनेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसी की तैयारी करें। तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि हम जब सेबी रजिस्टर्ड बन जाएंगे, हमारी कम्युनिटी के लोग लीगली सर्टिफाइड लेके उसकी जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, यकीन मानो आप लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे। आप अपने अपने कोई शॉप खोल सकते हैं। आप अपने जगह पे जो है ना दुकान खोलो और बाहर बोर्ड लगा के बैठो, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, मेरे पास आरएस की सर्टिफिकेट है। आप खुल के लोगों से पैसे लेके भले ही आप अपना स्टॉक एडवाइस दो। मैं चाह रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी इससे आगे बढ़े। विदाउट दैट टेलीग्रामा खोल लेना, रॉकेटा उड़ाना, बड़े बड़े ढींगा मारना, आज बच जाओगे बाबा, कल बुरा फंसोगे। जिस दिन फंसोगे, जो 20-30 साल का जो कमाए ना, एक जुर्माने में दे दोगे। जुर्माना किसी को पता है कितने मिलते हैं? कोई बता सकते हैं कितना जुर्माना मिलता है? बोलो भाई। 8 लाख। हाँ, तो सेबी बोल रही है कि ये काम करो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप एडवाइजर लो। आप अपना जो भी पैसा है अच्छा सा रिस्क ऑब्जेक्टिव सब प्रोडक्ट देख के जाओ। आपको जो भी आपने किया ट्रेड शेयर का 24 घंटे में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट कंफर्म मिलना जरूरी है। और जो जो डॉक्यूमेंट आप ओपनिंग के अकाउंट में करते हो रीड करो केयरफुली। हर डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रखो और हर महीना, मैं एटलीस्ट हर महीना में पूरा पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड चेक करता हूँ। मेरे दो तीन पोर्टफोलियो है, मैं चेक करता हूँ। आप भी हर महीना चेक करो फिजिकली। और आप अपना इंफॉर्मेशन जो है ना, प्रोफाइल का, नॉमिनेशन का, सब अपडेट करते जाओ। रेगुलरली चेक करो कि एसएमएस आपको आ रहे नहीं आ रहे, ईमेल आ रहे नहीं आ रहे, सब चेक करो। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिर्फ नसीहत के लिए बता रहा हूं। डोंट्स बोलो भाई, कौन पढ़ेगा? फर्स्ट लाइन जल्दी पढ़ो। डोंट बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। खर्चा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। अगर आप कर्जे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। तो मेहरबानी करके कभी भी आप कर्जे से इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रिश्तेदार से तो बिल्कुल नहीं लेना। बीवी के जेवर कभी नहीं बेचना। बच्चों से कोई कर्जा नहीं लेना, माँ बाप से कर्जा नहीं लेना, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। ये बहुत रिस्की चीज है। आपके पास ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है,
चलो आने वाले 10 साल के बाद अपने बेटी की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए या बच्चों के कोई फ्यूचर के लिए सोच के रखा है, तो वो पैसा वैसे रखना बेवकूफी है। आप बताओ, वो पैसे को आप एकेडमी से सीखो या कहीं से भी सीखो, सनफ्लावर में, फार्म्स में डाल दो, यकीन मानो बड़ा खैर होगा। कई सारे चार्ट्स आप देख रहे हो, 2 साल 3 साल में 1000 1500% तक चलेगा। मराइन मेरा कल 500% हो जाएगा। किसी मालूम था 10,000 रुपए डालते तो 50,000 रुपए हो गए, और मैं तो ज्यादा डाला हूँ, 10-20 गुना ज्यादा डाला हूँ। तो आप भी वही 10,000 5,000 डालते बैठो, अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को ह्यूज ग्रो करो। तो इस तरीके से आपको अपना जो बचा हुआ पैसा करना है, यानी वो पैसे से इन्वेस्टमेंट करो। खुदा ना खास्ता वो पैसा आपका 100% भी लॉस हो जाए तो आपकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलनी है। करेंगे कि हम नहीं भी ऐसी बात? बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही। चले, ये आपको वो सेबी ने इस किताब में बता रहा है कि भाई ये सब चीजें करो। कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप पे साइन मत करो। आजकल लोगों के रजिस्टर्ड पोस्ट घर पे आ रहे, उठा रहे, बोल रहे कि आपको कुछ लॉटरी मिल गई, कार मिल गई, वॉशिंग मशीन मिल गई। एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म पे एक बार कोड आ रहा, लोग बोल रहे इसको कर दिया तो हमारा एड्रेस चले जाता, मिल जाती। बार कोड को स्कैन कर रहे और अपने बैंक का पूरा पैसा गवा ले रहे। कोई भी जगह पे SMS में, व्हाट्सएप पे अननोन लिंक्स को क्लिक मत करो। इसी तरीके से आपको अगर कोई ईमेल आया, अगर सस्पिशियस है तो आप उसको क्लिक मत करो। हमेशा आप अपने पैसे को फॉन्जी स्कीम से, चिट फंड से, दूसरे अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम से आप बचाओ। और हमेशा आप अपना जो डॉक्यूमेंट जब बैंक में सबमिट करने जाते हो, अगर वो इतने सारे टिक्स है, बोलेगा ये टिक करो, जो जगह पे आप टिक करने का कर दिए, यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है तो उसको अनटिक कर दो, या टिक वाला कॉलम खाली मत छोड़ो। और जो भी अगर आपको कॉल पे बोलेगा कि मैं फलाने बैंक से बात कर रही हूँ, बड़ी मीठी मीठी बात में बोलेगी सर आपका अकाउंट अपडेट कर रही हूँ, आपको प्लैटिनम कार्ड मिल रहा, बैगन मिल रहा, OTP आ रहा, दे दो, बोले तो आप OTP दे देते, पैसा गवा लेते। क्या भी सब करने वाले हैं क्या? बोलो नहीं, इससे बचेंगे बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या मिलता है? यूनिक क्लाइंट कोड। क्या मिलता है? यूनिक क्लाइंट कोड। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रख लेना। जब आप लॉगिन करते हैं, आपने कभी ज़ेरोधा का या कोई भी ट्रेडिंग का कोड, आपका लॉगिन आईडी देखो, ये यूनिक क्लाइंट कोड रहता है। तो इस तरीके से आप रेगुलरली अपने अकाउंट्स को चेक करो, सब करो। नेक्स्ट, आखिरी के 2-3 पेज बचे हैं। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन पढ़ेगा भाई? सेबी ने, पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो, ये लास्ट की 4 लाइन हो गया, पढ़िए। कोई एक जने पढ़े जोर से। SEBI register investment advisors under SEBI investment advisor regulations 2013, last amended on July 3, 2020. Okay. Investment advisor means any person who for consideration is engaged in the business of providing investment advice to clients or other person or group of person, and includes any person who holds out himself as an investment advisor by whatever name called. चलो, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने जो कहा, यहाँ पे आवाज आ रही मेरी? यहाँ पे एक चीज है, 2013 का एक सेबी का रेगुलेशन, एक एडवाइजरी है कि जो भी बंदा, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा कल सुबह उठ के कि आप लोग फिलाटेक्स खरीद लो, तो मैं बन गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अगर मेरे पास वो प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं रही तो मैं सेबी के रूल्स के खिलाफ जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैसेज हाईलाइट पढ़ो, इट इज इलीगल टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन। मैं पॉइंट को कई हाईलाइट कर रहा हूं। हमारी एकेडमी में बड़े हीरो बनने के लिए लोग बोलते रहते हैं, हाँ बाई कर लो, एवरेज कर लो, वो कर लो। तो वो आप अगर बोल रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या बन रहे हैं? आप बोलिए, क्या बन रहे हैं? सेबी के रूल के खिलाफ बोल रहे हैं। विदाउट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो बड़े जो है ना तुरुम खान बनने की कोशिश मत करो, खुद भी डूबोगे, सबको भी डुबाओगे। मेहरबानी करके जुमेरात से और सख्ती का एहतियात करो। हमारे ग्रुप में, हमारे एकेडमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह आप लोग एग्जाम पास कर लो,
आप लोग एडवाइजर बनो, सेबी की वेबसाइट में आपका नाम आना चाहिए, जब भी आपको रजिस्टर्ड किया जाए। ये सब चीजें को आप पढ़ लो तो आपका एग्जाम इजी हो जाएगा। तो जब भी आप डू करोगे, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप अपना मशवरा ले सकते हो, अनरजिस्टर्ड से नहीं। और उस सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है कि नहीं, आपको sebi.gov.in पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। हाँ, आप वो अपने आप को टेलीग्राम में आके मैं सेबी रजिस्टर्ड वो हूं तो वो झूठ भी बोल सकता है। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाना पड़ेगा, लाइव में जाके भी दिखाना पड़ेगा कि उसका नंबर आज भी वैलिड है कि नहीं है। तो उसकी डिटेल आपको, उसकी सर्टिफिकेट सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसी को आप चाहे तो एडवाइजरी फीस दे सकते। यही लोग लीगली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा अगर कोई टेलीग्राम पे कोई कोर्स चला रहा, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा, कोई बहुत बड़ा बोल रहा, कोई अल्लाह के नाम पे कर रहा, कोई खैर के नाम पे कर रहा, तो वो गलत है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो एडवाइस दे रहा, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मगर एडवाइस दे रहा, तो अगर एडवाइस कर रहा तो वो गलत है। स्टॉक ये बाई करो, वो बाई करो बोले तो इट इज टोटली, बट उसमें पकड़ कब होगी? जब उसने पैसा लिया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, अगर उसने पैसा ले लिया, अगर उसके पास, देखो, डू नॉट गिव एनी मनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विदाउट हिज सेबी सर्टिफिकेट। तो मेहरबानी करके कोई भी टेलीग्राम ग्रुप बनाएगा, 500, 1000, 4000, 5000 लेगा तो बच तो जाएगा कई दिनों महीनों तक। जब पकड़ जोरों की होगी, सबसे पहले हमारे लोग पकड़े जाएंगे। तो क्या भाई, किसको ग्रुप बनाना है? टेलीग्राम ग्रुप, जल्दी जल्दी बोलो, अरे बोलो। नहीं बनानी है। आखिरी सवाल, यूपीआई का ऑलरेडी मैंने बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपका ऑलरेडी मैं इस पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वाली चीज को मैं क्लिप करके भेज दूंगा। सबसे आखिरी पन्ना है, एएमसी का मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एएसबीए का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड विद ब्लॉक्ड अमाउंट। तो इन सब चीजों को आप रट्टा मार लो एग्जाम से एक दिन पहले। क्या भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बोलो? इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, तो ये आज का पहला पीडीएफ खत्म हो गया है। मैं अभी आप लोगों को एक चीज भेजने वाला हूं, उससे पहले आप लोगों को मैं म्यूट कर देता हूं ताकि आप आज के टेस्ट को मेरे सामने लाइव करोगे। ओके, चलिए भाई, बिस्मिल्लाह करो और टेस्ट। माशाल्लाह, हमारे तो आज उस्ताद ने काफी सारे क्वेश्चंस बना दिए। चलो भाई, एक साथ रेडी है क्या भाई एग्जाम देने के लिए आज का? जी इंशाअल्लाह। अरे नाम दिखता कुछ भी मैं बुरा समझता हूँ बोल के ऐसा मत करो भाई, पूरा पूरा दे दो, पूरा दे दो। आज का टेस्ट, ये बुकलेट खत्म हो गई। माशाल्लाह, हमारे मंसूरी भाई ने बहुत सारे चीजें दे दी भाई। ओहो, इतने सारे क्वेश्चंस, माशाल्लाह 15-20 क्वेश्चंस आ गए हैं। डॉक्टर साहब, इस मेहनत को जाया नहीं होने देंगे हम लोग। हाँ ओके, एक सेकेंड, ओके, इज एन एग्जांपल फॉर माशाल्लाह मंसूरी भाई ने तो जबरदस्त क्वेश्चंस बना दिए आज। अच्छा, डन 20, चलो 21 क्वेश्चन है, 21, 22 है। जो आता वो करते जाओ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, अभी तक क्वेश्चन आए कि नहीं आए, बताओ जल्दी जल्दी। नहीं, स्क्रीन पर नहीं आई। आ गए, चलो देखता हूँ स्क्रीन में तुम लोग कर रहे क्या, गड़बड़ी कर रहे कि नहीं कर रहे। और ये जो बुकलेट है मंसूरी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में से लेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन आ गए, देखो फटाफट करो। सिस्टर्स चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते, या नहीं तो मैं दोबारा उन पूरे क्वेश्चनों को आपको मैं भेज रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है, ये हाँ, फाइल बोलो। अगर पीडीएफ में मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ऑलरेडी दे दिया, आप लोग चेक ही नहीं करते। जो फाइल में पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ में दे दिया। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन आंसर्स की? जी 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 जी। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ में कैसे बनेगी? ये तो पोल क्रिएट किए हम लोगों ने, कुछ सोच के रखा है। आप सफर का साथी बनो, साथ में सब चीज मिल जाएगा।
वक्त वक्त पे आप लोगों को तोशा मिलता रहेगा, टेंशन मत लो आप। ओके, चलिए भाई मेन ग्रुप वालों को भी क्वेश्चन भेज दिया हूँ ताकि वो भी कर ले। हमारे सिस्टरों को भी मैं भेज रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द। क्या अभी क्वेश्चंस आसान है मुश्किल है? अरे बिल्कुल खामोश हो गई पब्लिक जो आंसर आपने लिखने में। पढ़ाया सर उसी में आसान आसान। वही है या डिफिकल्ट बनाए क्वेश्चंस? मैं एक बात बोलूं, इतना जो मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूं ना, 2 दिन में भी आप तैयारी करके दे सकते हो, उतना आसान पेपर है। बट मैं चाह रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी को मालूमात रहे, जो चीज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसकी आइडिया तो रहे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो ए लीजिए। सॉरी हमारे सिस्टरों को लास्ट में भेजा हूं माजरत के साथ। चलिए भाई फटाफट करो। माशाल्लाह 110 120 लोग बैठे हैं। यही है आने वाले फ्यूचर रिसर्च एनालिस्ट हमारे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये रिसर्च एनालिस्ट से एडवाइजर हो सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम पास कर लो तो सबसे आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। वही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी सेबी की। बट उसके अंदर ये एक लॉजिक है कि आपको एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा, पहले आप ये तो कर लो, पहले इतना तो पास कर लो इंशाल्लाह। ओके, लेट मी सी कैसा आप लोग कर रहे हैं आंसर्स। भाई किसी को भी दिखाने के लिए है, बस आप लोग अपना अपना देखते जाओ आंसर, टेंशन मत लो, गलत करके ही आगे सही कर सकते। मैं भी जरा देख तो लूं आंसर कैसे हैं। When shares are applied, issued to the general public, what form must be filled? अरे बाप रे, कोई तो बोलो भाई क्या आंसर है? एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वेरी गुड, चलो मैं कॉपी कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट है। सिर्फ 31 डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट। अब समझ में आ रहा है सब लोगों को? लाइव क्लास में भी समझाने के बाद 44% लोगों ने आंसर गलत दिया है। रिट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है। विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ ए पब्लिक इश्यू, कितने दिन में शेयर आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा? बोलो 6 ये 32 कौन बोले यार? इतना चिल्ला चिल्ला के बोला 6 दिन 6 दिन। उनके नामा देखना पड़ेगा। देखो काजी भाई ध्यान दो, क्या दे रहे हो तुम? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर एन बैंक अकाउंट? आंसर क्या है? थर्ड वाला जल्दी बोलो। हसबा। अरे बाप रे, 28% वालों ने वो दोबारा दी। चलो अब मैं नहीं देखता, फिर आप लोग नाराज हो जाते। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को ऐसे जुड़ने में और मेरे को बोलने में ताकत दे। आज की क्लास खत्म हो गई है, आप लोग एग्जाम को कर लो। दुआ कौन पढ़ेगा? गाजी सलाउद्दीन भाई दुआ पढ़ दो। साहब मेरी तबीयत थोड़ी वाली। अरे तबीयत खराब है तो दुआ जरूर पढ़ो। आपको शिफा भी जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। पढ़ो, अल्लाह आपको जल्द से जल्द शिफा करे। चले भाई, ग्रुप जो म्यूट ही रहेगा, आप लोग आंसर दो। ग्रुप को मैं सुबह में अनम्यूट कर दूंगा। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर।